फ्रेंड्स, विजय जी अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी घटना चक्र में मैं आप लोगों को प्रीवियस एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्या होता है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि अनुच्छेद 79 संसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, जो इसकी क्या है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य अधिकांश देशों की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्यसभा संसद जो होता है पृथक होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन दोस्तों कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और इसका डिटेल भी देख लेते हैं। डिटेल है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 80 का के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामित ये 12 सदस्य होंगे जिनमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होते हैं विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कितने दोस्तों? 20 जो है तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोकसभा में अधिकतम। इसका डिटेल देखते हैं कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है। इन प्रश्नों का तारांकित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर तारा लगाकर उनका विभेद किया जाता है। इनके उत्तर के पश्चात पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं? तो हाँ, किया जा सकता है, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। इसका डिटेल देखते हैं कि किसी व्यक्ति की मंत्री पद पर नियुक्ति संसद न आते हुए भी की जा सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार ऐसे व्यक्ति को 6 मास के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है, अन्यथा उसे मंत्री पद से क्या होगा, हटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? कौन सा? जो दोस्तों कटौती प्रस्ताव होता है दोस्तों, ये क्या होता है, संघीय बजट से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, परंतु वह अनुमोदन की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। कटौती जो होते हैं प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नीति अनुमोदन कटौती और मितव्ययता कटौती और सांकेतिक कटौती होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? कितनी बार दोस्तों? जो एक बार है, ये लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। और अगला क्वेश्चन दिया है, अगले क्वेश्चन से पहले इसका हम डिटेल देखते हैं। डिटेल दिया है कि लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल एक बार 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार आपातकाल घोषणा लागू होने की दशा में जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। घोषणा लागू होने रहने की दशा में किसी भी प्रकार उसका 6 माह से अधिक विस्तार नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? किसकी? जो संसद होती है इसकी स्वीकृति के बिना इसमें कोई खर्चा नहीं किया जा सकता है। इसका डिटेल देखते हैं कि संविधान के अनुसार भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। इस उपबंध के अनुसरण में लोकसभा में अनुच्छेद 114 के तहत
विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुमोदन की सब मांगों तथा संचित निधि पर भारित व्यय शामिल होते हैं। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। पारित बिल को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद कार्यपालिका को विहित उद्देश्यों के लिए धन की खर्चा की अनुमति क्या होती है, मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। किसके तहत दोस्तों किया जा सकता है? जो संसद होती है दोस्तों, इसी के द्वारा अधिकांश उपबंधों में संशोधन किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय अथवा राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकता है। ऐसे मामले जिनका जो ना तो केंद्र में है, ना तो राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है, उन पर विधि निर्माण केवल संसद कर सकती है। डिटेल देखते हैं। जो ऐसे मामले होते हैं इनको अवशिष्ट मामले कहा जाता है, जिनका उल्लेख केंद्रीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है। उन पर विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 248 तथा संघ सूची की प्रविष्टि 97 के तहत अवशिष्ट मामलों पर विधि निर्माण की शक्ति जो होती है संसद को सौंपी गई है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इसका डिटेल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर या घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। और अगला क्वेश्चन है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? ये संसद करती है। संसदों के वेतन का निर्धारण दिया है कि दोनों सदनों के सदस्यों, मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, के वेतन का निर्धारण जो है संसद स्वयं करती है। अनुच्छेद 106 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधान किया गया है कि संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, जिसे समय समय पर संसद द्वारा संशोधित किया जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? कब संबोधित करते हैं दोस्तों? लोकसभा के। और अगला विकल्प देखते हैं क्या दोस्तों? ए और सी, मतलब ए और बी दोनों, मतलब प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो होता है राष्ट्रपति संबोधित करता है। इसका डिटेल है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? किसे चुना जाता है दोस्तों राज्यसभा का उपसभापति? तो किसे चुना जाता है? किसी भी व्यक्ति को जो उस समय उस राज्यसभा का क्या हो, सदस्य हो, उसे उपसभापति चुना जा सकता है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा द्वारा स्वयं अपने सदस्यों में से चुना जाता है। वह राज्यसभा का सदस्य बने रहने तक या अपने पद त्याग करने या राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जाने तक जिसे राज्यसभा के बहुमत ने पास किया है, पद धारण कर सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है दोस्तों? 550 हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। और डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या दिया है? अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। इनमें 530 से अधिक जो होते हैं सदस्य राज्यों से तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, और 20 से अधिक सदस्य क्या होते हैं दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन में से कौन होता है? कौन सा दोस्तों? जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 3 वाचन होते हैं गैर धन विधेयक के हर सदन में वाचन। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन विधेयक पेश करने के साथ
अनुमति लेने से संबंधित होता है। और द्वितीय वाचन में क्या होता है, उसकी विस्तृत एवं बारीकी से जांच होती है। और तृतीय वाचन में यदि कोई संशोधन होता है तो इसे स्वीकृत कर विधेयक को अंग बना दिया जाता है। इसके बाद केवल विधेयक अनुमति देने या ना देने की कार्रवाई होती है। विधेयक को क्या होता है, इसी रूप में पास करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है। और इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में समाविष्ट अभिनव चर्चा प्रक्रिया जिसे शून्यकाल संसदीय कामकाज के अंतर्गत प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का नाम 1960 और 1970 के प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्रों में उस समय दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के संसद में अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया शामिल की गई थी। कौन सी दोस्तों, शून्यकाल शामिल की गई थी विश्व संसदीय प्रणालियों में अभिनव चर्चा में। और अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि क्या है, सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिनों तक, यदि वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, तो उसकी क्या होती है, सदस्यता भंग हो जाती है। इसका डिटेल है कि संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन के सभी अधिवेशनों की उपस्थित नहीं रहता है तो वह सदन उसके स्थान को क्या कर दिया जाता है, रिक्त घोषित कर दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है, ये संसद निर्धारित करती है। दिया है कि अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का संसद विधि द्वारा नियत करती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा जो होता है, जो शून्यकाल होता है दोस्तों, ये प्रशासन पर क्या होता है, विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। और अगला क्वेश्चन है कि ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। कौन, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है दोस्तों, ये होता है विधानमंडल। और इसका डिटेल है कि राष्ट्रीय कोष पर व्यापक विचार विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है, इसलिए विधानमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। बिना विधानमंडल की स्वीकृति के राष्ट्रीय कोष से धन नहीं निकाला जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था, 1954 में हाउस ऑफ द पीपल का नाम दिया गया था किसको, लोकसभा को। और इसका डिटेल है कि हाउस ऑफ द पीपल के लिए 14 मई 1954 को लोकसभा में इसका नाम अपनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितने महीनों का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें गलत दिया है, जो कितना होता है दोस्तों, इसका डिटेल देखते हैं कि लोकसभा के नियमों और अधीन मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव एक ही सत्र में एक बार से अधिक नहीं लाया जा सकता है, परंतु 2 या 2 से सत्रों के बीच अवधि पर निर्भर करता है। दो सत्रों के मध्य अंतराल 6 माह हो सकता है, परंतु यह अंतराल कम भी हो सकता है। जैसा कि सामान्यतः होता है कि 2 अविश्वास प्रस्तावों के 2 सत्रों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनके बीच क्या हो 6 माह हो सकती है, परंतु यह 6 माह से अधिक भी हो सकती है, जो उन 2 सत्रों के अंतराल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद और संविधान साधन नहीं है। संसद और संविधान साधन नहीं है। किसके साधन नहीं दोस्तों, जो होते हैं जो संसद और संविधान, ये विधिक न्याय के साधन नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्रियों को निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। कौन सा कालानुक्रम सही दोस्तों, पहले नंबर तो जवाहरलाल नेहरू, सबको पता होगा। उसके बाद कौन थे दोस्तों, उसके बाद थे इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन, इंदिरा गांधी। और उसके बाद में कौन बने हैं दोस्तों, मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह बने हैं, याद रखना है। और इसका डिटेल भी दिया है कि देखो जवाहरलाल नेहरू 1950 से 1964 तक
इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक और 1984 से 1986 तक। मोरारजी देसाई हैं, ये 1977 से 1979 तक रहे। और चौधरी चरण सिंह जो रहे 1979 से 1980 तक। और अगला क्वेश्चन है कि वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? कौन थे? जो चौधरी चरण सिंह थे, ये क्या है, संसद सत्र के दौरान भाग नहीं लिया था। चौधरी चरण सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के दौरान संसद के अधिवेशन सत्रों में भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में अंगीकार की गई लोकसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता का उद्देश्य है। क्या होता है दोस्तों? कार्यवाही रोकने के लिए सदन के वेल में प्रवेश करने पर रोक होती है। 2001 में अंगीकार की गई लोकसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता का उद्देश्य क्या होता है? कार्यवाही रोकने के लिए सदन के वेल में पेश करने पर रोक। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे के क्वेश्चन क्या दिया है इसका डिटेल कि 13वीं लोकसभा के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा संसद की कार्यवाही बार रोकने के कारण वर्ष 2001 में यह आचार संहिता लागू की गई। इसके तहत वेल में प्रवेश करने वाले सदस्यों की अगली 5 बैठकों या उस सत्र की समाप्ति तक निलंबित किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? 1/10 होती है अपेक्षित गणपूर्ति। इसका डिटेल है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार प्रत्येक सदन लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होती है। यही क्या होता है? इसका कोरम होता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं? कहाँ दोस्तों? ये लोकसभा में पेश किए जाते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। और इसका डिटेल देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, पता है सबको। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिपरिषद तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। इसीलिए लोकसभा जो होता है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध कर लोकसभा से है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुख देन है? किसकी देन है दोस्तों? जो लोकसभा होती है दोस्तों ये नागरिकों की प्रमुख देन है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।